हेलो एवरीवन, आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। इस वीडियो पर हम आय दृष्टि के नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे। फ्रेंड्स, आइए देखते हैं। इसमें देखेंगे पब्लिक अफेयर इंडेक्स 2022। ये पब्लिक अफेयर इंडेक्स 2022 को वर्ष 1994 में स्थापित बेंगलुरु स्थित गैर लाभकारी थिंक टैंक पब्लिक अफेयर सेंटर द्वारा स्थापित किया गया है। यह सूचकांक वर्ष 2016 से प्रत्येक वर्ष जारी किया जा रहा है। इस सूचकांक के तहत भारत के राज्यों को उनके प्रशासनिक प्रदर्शन के आधार पर रैंक प्रदान की जाती है और ये 14 अक्टूबर 2022 को ये प्रकाशित की गई थी और पब्लिक अफेयर इंडेक्स का ये 7वां संस्करण है। इसमें आगे देखेंगे हम कि इस सूचकांक में राज्यों की जनसंख्या के आकार की दृष्टि से 18 बड़े राज्यों और 10 छोटे राज्यों में वर्गीकृत किया गया है। और इस पब्लिक अफेयर इंडेक्स में जो बड़े राज्यों में हरियाणा सर्वश्रेष्ठ प्रशासित राज्यों में पहले नंबर पर है और सिक्किम जो है वो छोटे राज्यों में सर्वश्रेष्ठ में प्रशासित राज्यों में है। इसमें आता है हमारा कि हरियाणा, इसमें थर्ड रैंकिंग तक देख लेते हैं। हरियाणा पहले नंबर पर है, तमिलनाडु दूसरे नंबर पर है और केरल तीसरे नंबर। ये बड़े राज्यों के हैं फ्रेंड्स। और जो हमारा उत्तर प्रदेश है वो 10वें नंबर पर आता है। इसमें छोटे राज्यों में देख लेते हैं। सिक्किम पहले नंबर पर है, हिमाचल प्रदेश दूसरे नंबर पर है और उत्तराखंड तीसरे नंबर पर है। नोट में देख लेते हैं, इस श्रेणी में नागालैंड ने 0.3104 के समग्र स्कोर के साथ अंतिम स्थान यानी 10वां स्थान हासिल किया छोटे राज्यों में। और बड़े राज्यों में देखते हैं कि इस सूचकांक में उत्तर प्रदेश को बड़े राज्यों की श्रेणी के तहत शामिल किया गया और उत्तर प्रदेश को गत वर्ष की तुलना में इस बार इसमें इसकी रैंकिंग में सुधार हुआ है और यहाँ पर इसका 12वां स्थान है। 2021 में इसका स्थान जो था वो 18वां था। नेक्स्ट देखते हैं हम, हिमाचल प्रदेश में 2 जल विद्युत परियोजनाओं की आधारशिला रखी गई है। पनबिजली परियोजनाओं को उनके आकार के आधार पर आमतौर पर 2 खंडों में वर्गीकृत किया गया है, जिसमें छोटी और बड़े जल विद्युत परियोजना भारत में 25 मेगावाट या उससे कम क्षमता की पनबिजली परियोजनाओं को छोटी जल विद्युत परियोजनाओं के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। पुनः छोटी जल विद्युत परियोजनाओं को निम्न प्रकार से वर्गीकृत किया गया। सूक्ष्म, इसमें 100 किलोवाट तक। लघु में क्या होता है 101 किलोवाट से 2 मेगावाट तक। छोटी में क्या होता है 2 मेगावाट से 25 मेगावाट तक की ये परियोजना है। इसके अतिरिक्त 500 मेगावाट या उससे अधिक स्थापित क्षमता की जल विद्युत परियोजनाओं को बृहद परियोजना के रूप में वर्गीकृत किया गया है। ये जो परियोजना है वो ये 13 अक्टूबर 2022 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा हिमाचल प्रदेश में 2 जल विद्युत परियोजनाओं की आधारशिला रखी गई है। नंबर 1 पे आती है 48 मेगावाट की चांजू थर्ड पनबिजली परियोजना और 2 पर आती है 30 मेगावाट की देवथल चांजू पनबिजली परियोजना। ये जो चांजू थर्ड जल विद्युत परियोजना है ये हिमाचल प्रदेश के चंबा जिले में दंतोई गांव पर स्थापित की गई है और ये चांजू नाला पर स्थित एक रन ऑफ द रिवर परियोजना है। नेक्स्ट देखते हैं कि देवथल चांजू जल विद्युत परियोजना ये रन ऑफ द रिवर परियोजना है और ये हिमाचल प्रदेश के चंबा जिले में देवथल नाला पर स्थित है। नेक्स्ट देखेंगे हम कि भारत में जल विद्युत क्षमता केंद्रीय विद्युत मंत्रालय के अनुसार मार्च 2023 तक भारत में कुल स्थापित विद्युत क्षमता का 4,12,212 मेगावाट जीवाश्म प्लस गैर जीवाश्म है और जिसमें छोटी जल विद्युत क्षमता जो है वो कुल स्थापित क्षमता का 1.2% है और बृहद जल विद्युत क्षमता जो कुल स्थापित क्षमता का 11.4% है। नेक्स्ट देखेंगे हम बल्क ड्रग पार्क की आधारशिला ये कहाँ पर रखी गई है ये देखना है हमें। तो भारत औसत उद्योग आकार के आधार पर विश्व में तीसरा सबसे बड़ा जबकि मूल्य के आधार पर 14वां सबसे बड़ा उद्योग है। विश्व भर में निर्यात की जाने वाली कुल औषधियों दवाओं में भारत का योगदान 3.5% का है। कितना है योगदान? तो 3.5% का योगदान है इसका। नेक्स्ट देखेंगे फ्रेंड्स हम, हालांकि इन उपलब्धियों के बावजूद भारत में कुछ मूलभूत कच्चे माल यथा बल्क ड्रग के आयात हेतु कुछ अन्य देशों पर निर्भर है। बल्क ड्रग को सक्रिय औषध सामग्री भी कहा जाता है। यह दवाओं के लिए एक प्रमुख घटक होते हैं जो इन्हें वांछित चिकित्सीय प्रभाव प्रदान करते हैं। नेक्स्ट देखेंगे हम
13 अक्टूबर 2022 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा हिमाचल प्रदेश में ऊना में बल्क ड्रग पार्क की आधारशिला रखी गई है। कहाँ पर रखी गई है? तो हिमाचल प्रदेश के ऊना में बल्क ड्रग पार्क की आधारशिला यानी हिमाचल प्रदेश में रखी गई है। और इससे पहले जो है कि बल्क ड्रग की आधारशिला 10 अक्टूबर 2022 को गुजरात के भरूच जिले में स्थित जंबूसर में रखी गई थी। ये दूसरा बन रहा है बल्क ड्रग पार्क जो हिमाचल प्रदेश के ऊना में है, और पहले की जो आधारशिला थी वो गुजरात के भरूच जिले में जंबूसर में रख दी गई थी। नेक्स्ट देखेंगे, 1 सितंबर 2022 को औषध विभाग ने बल्क ड्रग पार्कों को बढ़ावा देने की योजना के तहत 3 राज्यों कहाँ हिमाचल प्रदेश, गुजरात, आंध्र प्रदेश में बल्क ड्रग पार्कों की स्थापना को सैद्धांतिक मंजूरी प्रदान कर दी है। यह देश में बल्क ड्रग विनिर्माण को सहायता देने के लिए शुरू की गई एक प्रमुख पहल है। योजना के अंतर्गत बल्क ड्रग पार्कों की स्थापना के लिए उपर्युक्त 3 राज्यों को वित्तीय सहायता प्रदान की गई। किसको किसको? हिमाचल प्रदेश हो गया, गुजरात हो गया और आंध्र प्रदेश हो गया हमारा। इसका उद्देश्य क्या है? उद्देश्य केंद्र सरकार द्वारा समर्थित विश्व स्तरीय आम बुनियादी सुविधाओं का निर्माण करके बल्क ड्रग के निर्माण लागत को कम करना है। नेक्स्ट देखेंगे, मोढेरा पहला 24x7 सौर ऊर्जा संचालित गांव बन गया है। तो सबसे पहले देखेंगे कि मोढेरा कहाँ है। मोढेरा गांव गुजरात के मेहसाणा जिले में स्थित है। कहाँ पे? गुजरात के मेहसाणा जिले में। और यह गांव यहाँ पर स्थित सूर्य मंदिर के लिए प्रसिद्ध है। यह मंदिर रूपेण नदी की सहायक नदी पुष्पावती के तट पर स्थित है। इस मंदिर का निर्माण 1026-27 ईस्वी में चालुक्य वंश के राजा भीम प्रथम के शासन के दौरान किया गया था। उल्लेखनीय है कि मोढेरा को मोढेरापुरा या मुंडेरा के आदि नामों से भी जाना जाता है। नेक्स्ट देखेंगे, 9 से 11 अक्टूबर 2022 के मध्य प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात में का दौरा किया और यह यात्रा के दौरान मोढेरा को भारत का पहला 24 घंटे सौर ऊर्जा से संचालित गांव घोषित किया। प्रधानमंत्री ने मोढेरा स्थित सूर्य मंदिर में हेरिटेज लाइटिंग का भी उद्घाटन किया। इस प्रकार यह मंदिर भारत का पहला ऐसा विरासत स्थल बन गया जो पूर्णतः सौर ऊर्जा से संचालित है। सूर्य मंदिर और पूरे गांव को सौर ऊर्जा के माध्यम से संचालित करने वाली अपनी तरह की पहली परियोजना है। इस गांव में भू आधारित 6 मेगावाट क्षमता का एक सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित किया गया है। इसमें क्या है कि गांव की सभी आवासीय एवं सरकारी इमारतों की छत पर सौर ऊर्जा पैनल लगाए गए हैं। उल्लेखनीय है कि मोढेरा का सौरीकरण परियोजना के तहत सूर्यग्राम परियोजना के तहत किया गया है। जो मोढेरा का सौरीकरण किया गया है वो सूर्यग्राम परियोजना के तहत किया गया है। इस परियोजना के माध्यम से मोढेरा भारत का प्रथम शुद्ध नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादक गांव बन गया है। नेक्स्ट, यह पहला ऐसा गांव है जहां सौर ऊर्जा संचालित अत्याधुनिक इलेक्ट्रिक वाहन चार्जिंग स्टेशन है। भारत की पहली ग्रिड संबद्ध MWH स्तरीय बैटरी ऊर्जा संग्रह प्रणाली मोढेरा में स्थापित की गई है। नेक्स्ट, स्वच्छ ही सेवा 2022 और सुजलम 1.0 तथा 2.0 अवार्ड। स्वच्छता की सेवा देश में स्वच्छता का जो स्तर बनाए रखने के लिए जनता द्वारा श्रमदान देने वाला एक पाक्षिक अभियान है। इस अभियान का आयोजन 15 सितंबर से 2 अक्टूबर के दौरान किया गया था और 100 दिवसीय सुजलम अभियान को केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय द्वारा 25 अगस्त 2021 को आरंभ किया गया था। नेक्स्ट देखेंगे, इस अभियान का उद्देश्य 1 मिलियन सोख्तो खड्डों और के निर्माण और अन्य धूसर जल प्रबंधन गतिविधियों के माध्यम से ग्रामीण स्तर पर अधिक से अधिक ODF प्लस गाँवों का सृजन करना था। सुजलाम 1.0 अभियान का लक्ष्य 15 फरवरी 2022 को पूर्णता प्राप्त कर लिया गया, क्योंकि इस दौरान घरेलू एवं सामुदायिक स्तर पर 1 मिलियन से अधिक सोख्ता खड्डों का निर्माण किया जा चुका है। सुजलाम 1.0 के अंतर्गत किए गए कार्य की गति को जारी रखने के लिए सुजलाम 2.0 को लॉन्च किया गया है। सुजलाम 2.0 अभियान सामुदायिक एवं संस्थागत स्तरीय धूसर जल प्रबंधन परिसंपत्तियों के निर्माण पर केंद्रित है।
2 अक्टूबर 2022 को स्वच्छ भारत दिवस 2022 के अवसर पर स्वच्छता ही सेवा 2022 सुजलम 1.0 2.0 के तहत सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले राज्यों के शासित प्रदेशों को पुरस्कृत किया गया है। इसके अतिरिक्त ठोस एवं तरल अपशिष्ट प्रबंधन के लिए नवाचार प्रौद्योगिकी हेतु स्टार्टअप ग्रैंड चैलेंज के विजेताओं की घोषणा की गई है। यहाँ पर जो स्वच्छता ही सेवा शीर्ष राज्य और केंद्र शासित प्रदेश कौन से हैं, तो पहले नंबर पर कर्नाटक आता है, दूसरे नंबर पर बिहार आता है और तीसरे नंबर पर लक्षद्वीप आता है। तो पहले नंबर पर कौन है, इसमें कर्नाटक आ जाएगा हमारा स्वच्छता ही सेवा में। और सुजलम शीर्ष में कौन से राज्य हैं, तो इसमें सुजलम शीर्ष में फ्रेंड्स मध्य प्रदेश पहले नंबर पर आता है, महाराष्ट्र दूसरे नंबर पर आता है, तेलंगाना तीसरे नंबर पर आता है, उड़ीसा चौथे नंबर पर आता है और तमिलनाडु पाँचवें नंबर पर। हम तीन ही याद कर लेंगे, उसी से हमारा काम हो जाएगा फ्रेंड्स। फिर इसके बाद सुजलाम 2.0 में इसमें भी कर्नाटक पहले नंबर पर आ जाता है, तेलंगाना दूसरे नंबर पर, उड़ीसा तीसरे नंबर पर आता है। स्टार्टअप ग्रैंड चैलेंज देखेंगे फ्रेंड हम। इसमें विषय क्या है फ्रेंड, गंदला जल प्रबंधन में राज्य और संघ राज्य क्षेत्र में हरियाणा जो है वो पहले नंबर पर है। जैविक अपशिष्ट प्रबंधन में कर्नाटक पहले नंबर पर है। और गोवर्धन गैल्वनाइजिंग ऑर्गेनिक बायो एग्रो रिसोर्सेज धन में महाराष्ट्र और तमिलनाडु हैं। पहले नंबर पर महाराष्ट्र और दूसरे नंबर पर तमिलनाडु है। नेक्स्ट आता है प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन में गुजरात पहले नंबर पर है, तमिलनाडु दूसरे नंबर पर है। नेक्स्ट देखेंगे हम स्वच्छ सर्वेक्षण ग्रामीण 2022, ये देखेंगे हम फ्रेंड्स। पहले इसमें पेयजल एवं स्वच्छता विभाग वर्ष 2018 में स्वच्छ सर्वेक्षण ग्रामीण को संचालित कर रहा है। एसएसजी के तहत वर्ष 2018 में 7,000 गाँव, वर्ष 2019 में 17,200 गाँव और वर्ष 2022 में 17,559 गाँवों को आच्छादित किया गया है। स्वच्छ सर्वेक्षण ग्रामीण 2022 को राज्यों एवं जिलों के परामर्श से इप्सोस रिसर्च प्राइवेट लिमिटेड द्वारा संचालित किया गया है। इसमें देखेंगे हम कि 2 अक्टूबर 2022 को स्वच्छ भारत दिवस 2022 के अवसर पर स्वच्छ सर्वेक्षण ग्रामीण 2022 रिपोर्ट जारी की गई है। यह स्वच्छ सर्वेक्षण पेयजल एवं स्वच्छता विभाग द्वारा पूर्ण रूप से किया गया है। इस सर्वेक्षण में देश भर के 33 राज्यों केंद्र शासित प्रदेशों और 3 केंद्र शासित प्रदेशों जिसमें चंडीगढ़, दिल्ली और लक्षद्वीप को छोड़ करके 709 जिलों और 17,559 गाँवों को शामिल किया गया है। इसमें कौन कौन से जो केंद्र शासित प्रदेश है, चंडीगढ़, दिल्ली और लक्षद्वीप को इसमें छोड़ दिया गया है। बाकी 33 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के 709 जिलों और 17,559 गाँवों को इसमें शामिल किया गया है। आगे देखेंगे हम देश भर के 33 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की समग्र रैंकिंग में उत्तर प्रदेश का जो स्थान है वो 18वां है। कितना स्थान है, तो 33 राज्यों में उत्तर प्रदेश का स्थान 18वां है, जबकि बिहार जो है वो 32वें स्थान पर है। बिहार जो है वो 32वें स्थान पर है। नेक्स्ट देखेंगे हम इसमें जो शीर्ष 3 बड़े राज्य हैं, शीर्ष 3 बड़े राज्य जिसमें 30 लाख से अधिक जनसंख्या है, उसमें कौन है। सबसे पहले नंबर पर तेलंगाना है, फिर इसके बाद हरियाणा है और फिर तमिलनाडु है। नेक्स्ट देखेंगे शीर्ष 3 छोटे राज्य और संघ राज्य क्षेत्र हैं जिसमें अंडमान निकोबार द्वीप समूह पहले नंबर पर है, दादर एवं नगर हवेली और दमन दीव दूसरे नंबर पर है और सिक्किम तीसरे नंबर पर आता है हमारा। फिर आते हैं शीर्ष 3 जिले जिसमें भिवानी है, ये हरियाणा से संबंधित है। दूसरे नंबर पर जगित्याल है, ये तेलंगाना में है और जो निज़ामाबाद है वो भी तेलंगाना में है। नेक्स्ट देखेंगे मोबाइल ऐप एवं वेब पोर्टल के माध्यम से सर्वाधिक भागीदारी वाला राज्य उत्तर प्रदेश है। मोबाइल ऐप एवं वेब पोर्टल के माध्यम से सर्वाधिक भागीदार वाला जिला कानपुर देहात है, ये भी उत्तर प्रदेश का ही है। नेक्स्ट देखेंगे स्वच्छ सर्वेक्षण 2022। 1 अक्टूबर 2022 को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने स्वच्छ सर्वेक्षण 2022 के परिणाम घोषित किए हैं। इसके साथ ही स्वच्छ भारत मिशन शहरी 2.0 की प्रथम वर्षगांठ को मनाया गया है। स्वच्छ सर्वेक्षण 2022 में 4,354 शहरों का आकलन किया गया है
जिसमें 62 छावनी और 91 गंगा किनारे बसे शहर नगर शामिल हैं। इस प्रकार स्वच्छ सर्वेक्षण का यह 7वां संस्करण विश्व का सबसे बड़ा शहरी स्वच्छता सर्वेक्षण बन गया है। नेक्स्ट देखेंगे, स्वच्छ सर्वेक्षण 2022 में राष्ट्रीय स्तर मतलब समग्र रूप से 1 लाख से अधिक जनसंख्या की श्रेणी पर लगातार छठी बार इंदौर को भारत का सबसे स्वच्छ शहर घोषित किया गया है। शीर्ष 10 शहरों की रैंकिंग 1 लाख से अधिक जनसंख्या की श्रेणी में इस प्रकार है। सबसे पहले नंबर पर हमारा आता है इंदौर, दूसरे नंबर पर सूरत यानी गुजरात का है और तीसरे नंबर पर नवी मुंबई महाराष्ट्र का है। चौथे नंबर पर विशाखापत्तनम आंध्र प्रदेश का है। पाँचवें नंबर पर विजयवाड़ा आंध्र प्रदेश का है। छठे नंबर पर भोपाल मध्य प्रदेश का है। सातवें नंबर पर तिरुपति आंध्र प्रदेश का है। मैसूर कर्नाटक 8वें नंबर पर है। 9वें नंबर पर नई दिल्ली है और 10वें नंबर पर अंबिकापुर यानी ये छत्तीसगढ़ का है। शीर्ष 5 शहर हैं 1 से 10 लाख जनसंख्या की श्रेणी पर आते हैं। जो 5 शहर है उसमें पहले नंबर पर तिरुपति आंध्र प्रदेश का है। मैसूर कर्नाटक दूसरे नंबर पर है। नई दिल्ली जो दिल्ली का है वो तीसरे नंबर पर है। अंबिकापुर छत्तीसगढ़ का है और 5वें नंबर पर नोएडा आता है हमारा। इसी श्रेणी में नोट पे दिया हुआ है कि इसी श्रेणी में ईटानगर अरुणाचल प्रदेश को अंतिम स्थान प्राप्त हुआ है। शीर्ष 5 राज्य हैं जिसमें 100 शहरी निकायों से कम है और 100 शहरी स्थानीय निकायों से अधिक हैं। तो इसमें जो 100 शहरी स्थानीय निकायों से कम है उसमें पहले नंबर पर त्रिपुरा है और 100 शहरी स्थानीय निकायों से अधिक में मध्य प्रदेश पहले नंबर पर है। दूसरे नंबर पर ये झारखंड है, इधर छत्तीसगढ़ है। तीसरे नंबर पर उत्तराखंड और महाराष्ट्र। चौथे में हिमाचल प्रदेश, इधर तेलंगाना हो गया हमारा और 5वें में हरियाणा और पंजाब हो गया। 100 शहरी स्थानीय निकायों की से अधिक की श्रेणी वाले राज्यों में उत्तर प्रदेश का जो स्थान है वो 10वां है। ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट है उत्तर प्रदेश के करंट अफेयर की दृष्टि से। नेक्स्ट आता है हमारा कि इसमें है प्रेरक दौड़ सम्मान के तहत 3 शहरों यथा सूरत गुजरात, इंदौर मध्य प्रदेश तथा नवी मुंबई महाराष्ट्र को दिव्य प्लैटिनम की श्रेणी में वर्गीकृत किया गया है और गोल्ड अनुपम श्रेणी में कुल 86 शहर शामिल किए गए हैं। सिल्वर उज्ज्वल श्रेणी में 121 शहर शामिल किए गए हैं। ब्रॉन्ज उदित श्रेणी में कुल 38 शहर शामिल किए गए और कॉपर अवरोही श्रेणी में 13 शहर शामिल किए गए हैं। प्रेरक दौड़ सम्मान के तहत गोल्ड अनुपम श्रेणी में उत्तर प्रदेश के गौतम बुद्ध नगर को शामिल किया गया है। इसके अतिरिक्त सिल्वर उज्ज्वल श्रेणी में 2 शहर उत्तर प्रदेश के 2 शहर यथा मथुरा और अमरोहा शामिल किए गए हैं। इंदौर ने भारत के पहले 7 स्टार कचरा मुक्त शहर के रूप में उभरकर अपनी स्थिति को मजबूत किया है, जबकि 6 शहरों यथा सूरत, भोपाल, मैसूर, नवी मुंबई, विशाखापत्तनम, तिरुपति को 5 स्टार कचरा मुक्त शहरों के रूप में प्रमाणित किया गया है। कचरा मुक्त शहरों में की स्टार रेटिंग प्रोटोकॉल के तहत गाजियाबाद एवं लखनऊ को 3 स्टार के रूप में प्रमाणित किया गया है। तिरुपति आंध्र प्रदेश को सफाई मित्र सुरक्षा चुनौती के सर्वश्रेष्ठ शहर का पुरस्कार मिला है। शीर्ष 5 गंगानगर हैं जिसमें 1 लाख से कम जनसंख्या और 1 लाख से अधिक जनसंख्या वाले बताए गए हैं। इसमें जो 1 लाख से कम जनसंख्या में पहले नंबर पर बिजनौर है उत्तर प्रदेश का, दूसरे नंबर पर कन्नौज उत्तर प्रदेश का, तीसरे नंबर पर गढ़मुक्तेश्वर उत्तर प्रदेश का, चौथे नंबर पर सुल्तानगंज बिहार का है और 5वें नंबर पर कर्णप्रयाग उत्तराखंड का है। इसमें 1 लाख से अधिक जनसंख्या के लिए हरिद्वार उत्तराखंड का पहले नंबर पर है, वाराणसी उत्तर प्रदेश का दूसरे नंबर पर है, ऋषिकेश उत्तराखंड का तीसरे नंबर पर, प्रयागराज उत्तर प्रदेश चौथे नंबर पर है, मुंगेर बिहार 5वें नंबर पर है। महाराष्ट्र स्थित जो देवलाली छावनी को भारत की सबसे स्वच्छ छावनी घोषित किया गया है। स्वच्छ सर्वेक्षण 2022 में 1 से 10 लाख जनसंख्या की श्रेणी में नोएडा को 5वां स्थान प्राप्त हुआ है। नेक्स्ट देखेंगे, इसमें 10 लाख से अधिक जनसंख्या की श्रेणी में 20 शहरों में से प्रदेश के 4 शहरों को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है, जिसमें गाजियाबाद 12वें नंबर पर है, मेरठ 15वें नंबर पर है, प्रयागराज 16वें नंबर पर है और लखनऊ 17वें नंबर पर शामिल है। इस श्रेणी में वाराणसी को 21वां, आगरा को 23वां और कानपुर को 29वां स्थान प्राप्त हुआ है। नेक्स्ट देखेंगे भारत पर्यटन सांख्यिकी 2022।
27 सितंबर 2022 को विश्व पर्यटन दिवस के अवसर पर भारत के उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने भारत पर्यटन सांख्यिकी 2022 नामक रिपोर्ट जारी की है। ये आंकड़े पर्यटन मंत्रालय के अधीन वार्षिक आधार पर जारी किए जाते हैं। यह रिपोर्ट का 63वां संस्करण है। यह रिपोर्ट अंतर्गामी और बहिर्गामी पर्यटन के माध्यम से विदेशी मुद्रा आय, घरेलू तथा विदेशी पर्यटन यात्राओं से संबंधित महत्वपूर्ण एवं प्रासंगिक सूचनाएं उपलब्ध कराती है। वर्ष 2021 में भारत के 7 मिलियन अंतर्राष्ट्रीय पर्यटक आए, जिसमें से 1.52 मिलियन विदेशी पर्यटक और 5.48 मिलियन अप्रवासी भारतीय थे। वर्ष 2020 की तुलना में वर्ष 2021 में भारत में अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन आगमन में 10.6% की वृद्धि दर्ज की गई है। वर्ष 2021 में भारत में विदेशी पर्यटक आगमन में शीर्ष 5 देश रहे हैं, जिसमें पहले नंबर पर यूएसए पहले नंबर पर है, दूसरे नंबर पर बांग्लादेश है, तीसरे नंबर पर यूके है, चौथे नंबर पर कनाडा है और 5वें नंबर पर नेपाल है। वर्ष 2021 के दौरान भारतीय नागरिकों के लिए 5 शीर्ष गंतव्य कौन से देश रहे हैं, जिसमें पहले नंबर पर संयुक्त अरब अमीरात है, दूसरे नंबर पर यूएसए है, तीसरे नंबर पर कतर है, चौथे नंबर पर ओमान है और 5वें नंबर पर यूके आता है हमारा। नेक्स्ट देखेंगे, इसमें है भारत भ्रमण वर्ष 2023। 31 जनवरी 2023 को केंद्रीय पर्यटन मंत्रालय द्वारा भारत भ्रमण वर्ष 2023 की पहल को लॉन्च किया गया है। उल्लेखनीय है कि पर्यटन मंत्रालय द्वारा वर्ष 2023 को भारत भ्रमण वर्ष के रूप में माना जा रहा है। इस पहल के तहत देश के विभिन्न पर्यटक स्थलों के महत्व को प्रदर्शित करने के लिए भारत की अंतर्देशीय यात्रा पर ध्यान केंद्रित किया गया है। इसमें हम इसको भी देख लेते हैं कि विदेशी पर्यटक आगमनों की संख्या में शीर्ष 10 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों का प्रतिशत में हिस्सा कितना रहा है 2021 में। तो इसमें सबसे पहले नंबर पर कौन आता है, तो इसमें प्रतिशत में हिस्सा सबसे ज़्यादा पंजाब का है और दूसरे नंबर पर ये महाराष्ट्र का नंबर आता है। फिर इसके बाद दिल्ली आता है, उसके बाद हमारा ये कर्नाटक आता है। और घरेलू पर्यटक यात्राओं में शीर्ष 10 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की प्रतिशत हिस्सेदारी कितनी रही है ये बताना है। तो जो ये तमिलनाडु है उसकी ये 17.02% है और उत्तर प्रदेश का 16.19% है, आंध्र प्रदेश का 13.77% है। पीएम श्री स्कूल योजना, ये 7 सितंबर 2022 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने एक नई केंद्र प्रायोजित योजना पीएम श्री स्कूल को मंजूरी प्रदान किया है। नेक्स्ट देखेंगे, इस योजना का कार्यान्वयन 5 वर्षों की अवधि 2022-23 से लेकर 2026-27 के दौरान किया जाना प्रस्तावित है। पीएम श्री स्कूल छात्रों के संज्ञानात्मक विकास के लिए गुणवत्तापूर्ण शिक्षण प्रदान करेगा, साथ ही 21वीं सदी के लिए महत्वपूर्ण कौशल से युक्त समग्र और पूर्ण विकसित व्यक्तियों का निर्माण और उनका पोषण करने का प्रयास करेंगे। पीएम श्री स्कूलों में शिक्षा प्रदान करने का एक आधुनिक, परिवर्तनकारी और समग्र तरीका होगा। ये पीएम श्री स्कूल देश भर के 14,500 से अधिक स्कूलों के विकास के लिए एक नई योजना है। इसके तहत केंद्र सरकार, राज्य, केंद्र शासित प्रदेश सरकार, स्थानीय निकायों द्वारा प्रबंधित कुछ चयनित मौजूदा स्कूलों को सुदृढ़ बनाएगा। ये स्कूल आदर्श नमूना स्कूलों के रूप में कार्य करेंगे और राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के सभी घटकों को प्रदर्शित करेंगे। साथ ही अपने निकटवर्ती अन्य स्कूलों को मार्गदर्शन परामर्श प्रदान करेंगे। पीएम श्री स्कूल को ग्रीन स्कूलों के रूप में विकसित किया जाएगा। इसके तहत पर्यावरण अनुकूल पहलुओं जैसे सौर पैनलों, एलईडी लाइट्स, प्राकृतिक खेती युक्त पोषण वाटिका, अपशिष्ट प्रबंधन इत्यादि को शामिल किया जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे, एक स्कूल गुणवत्ता आकलन फ्रेमवर्क का विकास किया जाएगा, जिसमें परिणामों के मापन के लिए प्रमुख प्रदर्शन संकेतकों का उल्लेख होगा। पीएम श्री स्कूल को समग्र शिक्षा केवीएस और एनवीएस के लिए उपलब्ध मौजूदा प्रशासनिक ढांचे के माध्यम से लागू किया जाएगा।
मिशन स्कूल्स ऑफ एक्सीलेंस 19 अक्टूबर 2022 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा गुजरात के अडालज स्थित त्रिमंदिर में मिशन स्कूल ऑफ एक्सीलेंस का शुभारंभ किया गया है। इस मिशन का उद्देश्य गुजरात में शिक्षा के बुनियादी ढांचे को सुदृढ़ बनाना है और इस मिशन की जो परिकल्पना है वो 10,000 करोड़ रुपए के परिव्यय के साथ की गई है। यह मिशन विश्व बैंक के द्वारा आंशिक रूप से वित्त पोषित है। नेक्स्ट, नमस्ते योजना। हाथ से मैला उठाने वाले कर्मियों के नियोजन का प्रतिषेध और उनका पुनर्वास अधिनियम 2013 के 6 दिसंबर 2013 से ये प्रभावी हो गई है। ये योजना, यह अधिनियम अस्वच्छ शौचालयों के निर्माण, रख रखाव और हाथ से मैला ढोने या नालों एवं सीवर्स एवं सेप्टिक टैंकों की जोखिमपूर्ण सफाई में किसी व्यक्ति के नियोजन का प्रतिषेध करता है। उपर्युक्त प्रावधानों के बावजूद अभी भी व्यक्तियों को बिना किसी सुरक्षा उपकरणों एवं सुरक्षा सावधानियों के नालों एवं सेप्टिक टैंकों की सफाई हेतु नियोजित किया जा रहा है। आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय द्वारा सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है कि सभी भारतीय शहर मार्च 2024 तक स्वयं को सफाई मित्र सुरक्षित घोषित करें। 17 अगस्त 2022 को केंद्र सरकार द्वारा नमस्ते योजना को लॉन्च किया गया और नमस्ते का जो पूर्ण रूप है वो क्या है? मशीनीकृत स्वच्छता पारिस्थितिकी तंत्र के लिए राष्ट्रीय कार्रवाई में नमस्ते का नेशनल एक्शन फॉर मशीनाइज्ड सैनिटेशन इकोसिस्टम है। यह एक केंद्रीय क्षेत्र की योजना है और यह योजना सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय और आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय की एक संयुक्त पहल है। जो ये नमस्ते योजना को वर्तमान चरण में 500 शहरों, अमृत शहरों को कवर करते हुए शामिल किया जाएगा। इस योजना को 360 करोड़ रुपए के परिव्यय के साथ 4 वर्षों की अवधि यानी 2022-23 से 2025-26 की अवधि के लिए अनुमोदित किया गया है। नमस्ते योजना का जो उद्देश्य है वो इस प्रकार है: भारत में स्वच्छता कार्य के कारण किसी की मौत न होना। नेक्स्ट है दूसरे नंबर पर, स्वच्छता संबंधी सभी कार्य कुशल श्रमिकों द्वारा संपादित किया जाना। किसी भी सफाई कर्मचारी का मानव मल पदार्थ के सीधे संपर्क में नहीं आना और स्वच्छता कर्मचारियों को स्वच्छ सहायता समूहों में एकत्रित करना और उन्हें स्वच्छता उद्यम चलाने का अधिकार प्रदान करना। नेक्स्ट आता है हमारा, सभी सीवर एवं सेप्टिक टैंक कर्मचारियों की पहुंच वैकल्पिक आजीविका तक होना। राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी वित्तीय विकास निगम नमस्ते योजना हेतु कार्यान्वयन एजेंसी होगी। संरचना के शीर्ष पर राष्ट्रीय नमस्ते निगरानी इकाई होगी जो कि प्रबंधन के निदेशक के अधीन होगी। राज्य सरकार द्वारा राज्य नमस्ते निदेशक के रूप में एक उपयुक्त अधिकारी का चयन किया जाएगा जो राज्य नमस्ते प्रबंधन इकाई का प्रमुख होगा। नेक्स्ट है हमारा मंडला। ये पहला कार्यात्मक रूप से साक्षर जिला बन गया है। पहला कार्यात्मक रूप से साक्षर जिला बना है। यूनेस्को के अनुसार कार्यात्मक साक्षरता किसी व्यक्ति की उन सभी गतिविधियों में संलग्न होने की क्षमता को संदर्भित करती है जिसमें उसके समूह और समुदाय के प्रभावी रूप से कार्य करने के लिए साक्षरता की आवश्यकता होती है और उसे अपने तथा अपने समुदाय के विकास के लिए पढ़ने और लिखने का गणना और उनको उपयोग कर जारी रखने में सक्षम बनाती हैं। नेक्स्ट है हमारा 15 अगस्त 2022 को मध्य प्रदेश का आदिवासी बहुल जिला जो मंडला है, ये मध्य प्रदेश का है, कार्यात्मक रूप से पूर्ण साक्षर जिला घोषित कर दिया गया है। इस उपलब्धि के साथ मंडला भारत का पहला कार्यात्मक रूप से साक्षर जिला बन गया है। जिला प्रशासन द्वारा महिला साक्षरता और संपूर्ण साक्षरता के लिए वर्ष 2020 से मंडला में महिला ज्ञानालय और निरक्षरता से आज़ादी अभियान संचालित किया जा रहा है। नेक्स्ट देखेंगे, इसके परिणाम स्वरूप 2 वर्षों के भीतर यह जिला कार्यात्मक रूप से साक्षर हो गया। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार मंडला जिले की साक्षरता दर 66.9% थी। मंडला जिले की पुरुष साक्षरता दर 77.5% तथा महिला साक्षरता दर जो है वो 56.4% है।
वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार मध्य प्रदेश की जो साक्षरता दर है वो 69.3% है, जिसमें पुरुष साक्षरता दर है वो 78.7%, जबकि महिला साक्षरता दर है वो 59.2% है। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की जो साक्षरता दर है वो 73% थी, जिसमें पुरुष साक्षरता दर में 80.9% तथा महिला साक्षरता दर 64.6% है। अब इसमें आता है भारत सरकार द्वारा देश में साक्षरता दर बढ़ाने के लिए किए गए प्रयास। पहला था सर्व शिक्षा अभियान, वर्ष 2001 से 2002 के बीच में लाया गया। वयस्क साक्षरता में वृद्धि के लिए साक्षर भारत मिशन की जो शुरुआत है वो 2009 में की गई। समग्र शिक्षा योजना वित्तीय वर्ष 2025-26 तक के लिए लागू की गई और राष्ट्रीय शिक्षा नीति ये 2020 में आई है। न्यू इंडिया लिटरेसी प्रोग्राम नव भारत साक्षरता कार्यक्रम को वित्त वर्ष 2022 से 27 की अवधि के लिए मंजूरी प्रदान की गई है। नेक्स्ट देखेंगे हम स्माइल 75 पार्ट हम नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे फ्रेंड्स। थैंक यू।